नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड के स्पेशल एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बजट अब आने को ही है, तारीख भी डिक्लेयर हो चुकी है और सबकी बहुत उम्मीदें हैं इस बजट के साथ और इसे उम्मीदों का बजट ही कहा जा रहा है, जो नई सरकार का पहला बजट होगा और इसी तरह की उम्मीदें से लगा रखी है देश के रियल एस्टेट सेक्टर ने। तो क्या कुछ हो सकता है खास इस बजट के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। और पूरे देश से हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। उत्तर भारत से हमारे साथ हैं यहां पर संजीव श्रीवास्तव, जो कि एमडी हैं एसोटेक के, और साथ में क्रेडाई नेशनल के वाइस प्रेसिडेंट है, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत कीजिए इनका। साथ में दक्षिण भारत से हमारे साथ है क्रेडाई के नेशनल प्रेसिडेंट और यहां पर एमडी हैं सीएसआर स्टेट्स के सी शेखर रेड्डी साहब। तो पश्चिमी भारत से हमारे पास अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं जक्षे शाह, जो कि एमडी हैं सेवी इंफ्रास्ट्रक्चर के, साथ में नेशनल वाइस प्रेसिडेंट क्रेडाई भी हैं। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मैं उत्तर भारत से शुरुआत करता हूं। यहाँ पे श्रीवास्तव साहब, ये बजट जो आ रहा है, जैसा मैंने कहा कि उम्मीदों का बजट है और सरकार पहले ही कह चुकी है यहाँ पर कि उनका पूरा फोकस होगा कि वो 2022 तक सबको घर प्रोवाइड कराएं, अफोर्डेबल हाउसिंग पूरे देश में बने, सस्ते घरों पे उनका फोकस होने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है उस लिहाज से इस बजट में हम क्या बड़े अनाउंसमेंट होने की उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, ऐसे तो ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और एम्बिशन जो लिया गया है 2022 वाला, ये भी बहुत बड़ा है। और इस सेक्टर की जो स्ट्रक्चरल समस्याएं हैं जो अभी तक ठीक से एड्रेस नहीं हुई, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि एक राइट अर्नेस्ट लिया है गवर्नमेंट ने, एंड खास करके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और हुपा के हैं वेंकैया नायडू साहब, और उन्होंने राइट टोन सेट किया कि ये ऑब्जेक्टिव है, ये करना चाहते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने उनको दो तीन चीज़ें मेजर बात कही। एक यही बात कही कि सेक्टर को इतना बड़ा एम्बिशन हमें अचीव करना है तो फंड चाहिए, और ये डोमेस्टिक फंड से नहीं होगा तो इंटरनेशनल फंड जो रेडी है इंडिया में के लिए, खास करके जब इतना अच्छा स्टेबल गवर्नमेंट आया है जो प्रोएक्टिव डेवलपमेंट का है, तो एक फंड वाला इशू है। दूसरा है जो अफोर्डेबल हाउसिंग की जो हम लोग बात करें, उसके जो इंसेंटिव्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा है कि लैंड के ऊपर लैंड लेने में जो इशू आते हैं उसको लेकर है। और थर्ड है अप्रूवल प्रोसेस, क्योंकि अफोर्डेबल करें और जो अभी ट्रेंड है जो अप्रूवल में टाइम बहुत लगता है, इसमें बजट में जो हम समझते हैं कि फाइनेंसिंग का कम से कम इशू अगर एड्रेस हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। जी बिल्कुल। तो फाइनेंसिंग से लेकर अप्रूवल तक ये तमाम चीजें हैं और वो बजट हाउसिंग पर भी लागू होती है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन अगर हम अभी सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग तक की बात करें तो यहाँ पर रेड्डी साहब, सस्ते घरों के लिए पहले हमने देखा कि 2008 तक ATIB जैसी स्कीमें चला करती थी, उसका काफी फायदा भी मिला सबको, घर खरीदारों को भी और डेवलपर्स को भी। आपको क्या लगता है कि एक बार फिर हम देखेंगे कि ATIB या इसी से मिलता जुलता कुछ इस बजट में इंट्रोड्यूस हो सकता है या होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसके अलावा जो परचेजर्स हैं उसको अफोर्डेबिलिटी होना बोले तो ये आजकल जी salaries have not increased, inflation is going up, the material cost has gone up and land cost has gone up, but affordability has come down to make all the people generally employees को affordable रहना बोले तो उसको क्या रहना चाहिए, उसको लोन एलिजिबिलिटी ज़्यादा चाहिए। लोन एलिजिबिलिटी ज़्यादा होना बोले तो इंटरेस्ट सबवेंशन इज अ मेजर इशू नाउ। Even NDA also they have put it in their manifesto that they can extend the interest subvention. So we are expecting in a big way interest subvention for the affordable housing, that is up to 80 square meters का जो houses है, built up area का houses है, जो अपना already definition है उसका. So if they can give minimum 3% of the interest subvention at least for 5 years, up to maybe 35 lakhs in Hyderabad like cities and about 50 lakhs houses, value of the houses in Bombay. So that will bring more and more the purchasers into the market. Then the real estate will definitely pick up. That is a major issue. Then again, taxation point of view, now the affordable the flat purchaser is paying about 35% plus taxation. That has to be brought down to 50%. At least 15 to 70% लाना चाहिए. इसमें मेजर इश्यू क्या है, सर्विस टैक्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्पोज कर रहा है, उसको अफोर्डेबल सेगमेंट, मिनिमम अफोर्डेबल सेगमेंट को ये सर्विस टैक्स वेवर देना चाहिए. हो सके तो एंटायर हाउसिंग भी करना चाहिए. देन दे शुड आल्सो रिकमेंड टू द स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर द रिडक्शन ऑफ वेरियस टैक्सेशन, एंड आल्सो
we are losing a lot of money as a national waste, and ultimately the consumer is paying for it is because of the delays of the lot of NOCs, right, which are redundant today. All the NOCs should be scrapped in the country. Online permission should be extended. That will really help to the developers to reduce the cost of the end product by 15 to 20%. जी जी संजीव जी, बड़ा ही मतलब कई सारे पॉइंट उठाए हैं रेड्डी साहब ने, लेकिन जो एक इंटरेस्ट सबवेंशन वाली बात है वो भी हमको लगता है कि थोड़ा प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। 15 लाख रुपए तक छोटे शहरों में, 25 लाख रुपए तक बड़े शहरों में, लेकिन अब ये 15 और 25 लाख का जो एक साइज है या टिकट साइज है वो रह नहीं गया, वास्तविकता नहीं है वो। अब प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। तो बड़े शहरों में, बॉम्बे जैसे शहरों में शायद 50 या उससे ज्यादा लाख तक इसको बढ़ाने की जरूरत है। नहीं विपिन जी, ऐसा होता है जैसे शेखर रेड्डी जी हमारे प्रेसिडेंट क्रेडाई के, इन्होंने बात बहुत वैलिड उठाई, बट प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट में अभी भी इस बात का सही तरीके से कंसेंसस नहीं बन पाया है कि हम अफोर्डेबल किसको बोले, साइज के हिसाब से बोले या प्राइस के हिसाब से बोले। मेरा मानना है कि गवर्नमेंट में ये होगा कि वो साइज को पकड़ेंगे। जैसे 25 स्क्वायर मीटर होगा जिसको हम बोलते हैं EWS, LIJ में हम 40 बोलते हैं, उससे ऊपर जाते हैं। हम लोग जो बात करते हैं, हम लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट को आप एक्चुअली वैल्यू के हिसाब से लीजिए, सिटी वाइज इसको सेग्रीगेट करिए। छोटे शहरों में वैल्यू कम है और बॉम्बे जैसे शहरों में से 80 लाख है। सो ये अभी डिफरेंस है, ये डिफरेंस है अप्रोच में। बट हम लोग कहते हैं शुरुआत की जाए, अगर वो साइज के हिसाब से करना चाहते हैं तो साइज को लें और साइज को ही लेकर वो इंटरेस्ट सबवेंशन जैसा शेखर जी ने कहा, इसको अगर कर लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक आइटम ऐसा है जो ये जो साइज वाइज गवर्नमेंट में अभी तक चला है उस पर बहुत बेनिफिट करेगा। लेकिन हाँ, कॉस्ट वाइज अगर हम बात करें तो एक प्रायोरिटी सेक्टर लोन होता है जो मे बी 25 लाख तक का लोन को माना जाए। इसको हम लोगों ने पुश करने की कोशिश करी कि 25 लाख के लोन अमाउंट को मान लें, वो अफोर्डेबल है। इस दो बात पे तो की जा सकती है इस तरह से, और शायद उम्मीद है कि शायद इस पर कोई बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जक्षे साहब की भी राय ले लेते हैं। जक्षे भाई, गुजरात से बहुत कुछ यहाँ पर, क्योंकि आपने देखा कि हमारे जो ऊर्जा मंत्री थे गुजरात गए वहां का मॉडल देखने के लिए, तो क्या वो रिफ्लेक्शन हमको इस बजट में भी मिल सकता है? गुजरात में किस तरह की सस्ते घरों की पॉलिसी राज्य सरकार के स्तर पर, जिसका कुछ रिफ्लेक्शन शायद इस बजट में देखने को मिले, क्या उम्मीद है? नहीं, गुजरात सरकार में अफोर्डेबल हाउसिंग की पॉलिसी अगले साल ही, लास्ट ईयर ही आई है। और मैं आपको बताऊं कि गुजरात सरकार आई थिंक पहला राज्य ऐसा होगा कि वो अफोर्डेबल हाउसिंग में एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेके आई है। एक तो है प्राइवेट सेक्टर, दूसरा पब्लिक सेक्टर, दोनों, और गवर्नमेंट खुद। तो गुजरात सरकार का तो एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है कि आने वाले 5 साल में कच्चा और पक्का दोनों मिला के 5 मिलियन हाउसेस का निर्माण करना है उनको। तो यहाँ पर तो काफ़ी अग्रेसिव है गुजरात गवर्नमेंट। तो वही पॉलिसी अगर पूरे राज्य में उनके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर लागू की जाए तो मेरे हिसाब से काफी उसमें सुविधा होगी। जी बिल्कुल, आपका कहना पूरे देश में अगर उसको लागू किया जाए उस कॉन्टेक्स्ट में, तो शायद ये एक और मॉडल निकल के आएगा जो गुजरात का होगा, नेशनल लेवल पे हम आता हुआ देखेंगे। बहरहाल यहां पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब ब्रेक से लौटकर आएंगे तो रियल एस्टेट की एक बहुत बड़ी समस्या जिसका हल्का सा जिक्र अभी भी हमने किया, फंडिंग कैसे यहां सुदृढ़ की जाए, कैसे और फंड्स के रास्ते खोले जाए, इस पर चर्चा होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। में सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद नाम CNBC आवाज, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। One of India's finest infertility centers, Asian Institute of Infertility Management and Dr. Shefali Jain Test Tube Baby Center, Indore। वेलकम, आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि इस बजट से रियल एस्टेट इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें हैं और क्या किया जा सकता है इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अब चलेंगे हैदराबाद, जहां पर रेड्डी साहब, शेखर रेड्डी साहब हमारे साथ हैं। सर, फंडिंग बहुत बड़ी समस्या है रियल एस्टेट के लिए और इसको सबसे पहले एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो इस बजट में आपको क्या लगता है, खासतौर पर जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है, इंडस्ट्री स्टेटस की बात, जो अगर मिल जाएगा तो फंडिंग के बहुत सारे नए रास्ते खुलेंगे। इस बजट में क्या उम्मीद करते हैं कि क्या इस तरफ कोई कदम बढ़ेगा आगे? इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन
इन देयर रिपोर्ट दे हैव आइडेंटिफाइड ये जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर में जो फंडिंग है बहुत कम है. ओनली 3% ऑफ द एक्सपोजर ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स दे आर गिविंग टू द ऑल द डेवलपर्स अक्रॉस द कंट्री. ये बहुत कम है. ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे, प्राइवेट फंडिंग ले रहे 2% 3% के हिसाब से. एंड फाइनली दिस बर्डन, जो भी बर्डन एक्स्ट्रा बर्डन है, वी आर ऑल पासिंग ऑन टू द एंड कंज्यूमर. So Indian Bankers Association has identified this is the problem, and the government of India should extend institutional funding to all the developers. And ये हम लोग आइडेंटिफाई करें, इसके वास्ते they are coming out with a rating mechanism, and whoever qualifies for that they can liberally, bankers can comfortably can fund all the developers. हमारा उम्मीद है इसमें जो 3% जो फंडिंग है आज, इसको 9% करना चाहिए, मिनिमम 9% करना चाहिए, नहीं तो 12% करना चाहिए. क्योंकि इंटरनेशनली इट इज फ्रॉम 24 to 32% है इंटरनेशनल एक्सपोजर फॉर हाउसिंग एंड ऑल्सो होम लोन्स, दोनों मिलके मिनिमम 9 to 12% करे तो वी कैन अचीव दी हाउसिंग, पक्का हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022. So this is possible by way of bringing the real estate sector under infrastructure status and also priority sector में करके लाए तो अपन को डेफिनेटली वी कैन अचीव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंडा. राइट. संजीव जी से भी एक रिएक्शन लेते. सर, आप क्या कहेंगे कि एक तर्क यहाँ पर रखा रेड्डी साहब ने लगभग उसी लाइन पे कि एक तो यहाँ पर आपको स्टेटस भी दे दिया जाए, लेकिन और क्या उपाय हो सकते हैं जिससे वाकई फंडिंग की जो रास्ते हैं वो नए रास्ते खुले और बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है यहाँ पर पैसों की वो दूर हो. देखो सब कैसा है ना, जो पॉलिसी अभी दो सेक्टर ऐसे हैं फंडिंग के लिए, एक है हम लोग को एफडीआई और एक है ईसीबी. एफडीआई में जो अभी रूल था उसके रिस्ट्रिक्शंस और एप्लीकेशन ये रहा कि लास्ट साल में आप देखें, लास्ट ईयर में ये घट गया, जितना हम लोग सोच रहे उससे घट गया. इसका मतलब कि देयर इज एक परसेप्शन प्रॉब्लम है और ये माना जा रहा है. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं इस पे. आज का रूल, अनरिटन रूल ये है कि जो इन्वेस्टर है, मतलब जो फंड ला रहा है, नॉट रेसिपिएंट, वो अगर फंड आएगा, अगर यहाँ पे अप्रूवल डिलेज है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है. आप बताइए कि ऐसे माहौल में कहां से फंड आएगा. तो अभी टाइम ये है कि इस बजट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एफडीआई के रिलेटेड जो रियल एस्टेट है, बिकॉज क्राइटेरिया ये था कि जो सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है उसमें क्वालिफाई करता है, अच्छी तरह से क्वालिफाई करता है. तो एफडीआई में इसको जहां इस तरह के एनामोलीज थी या जहां पे एक रीलुक करने की जरूरत है, क्योंकि फंड को लेट इट रन ऑन ए मार्केट बेसिस. इसमें हम क्यों रूल डिसाइड करें, गवर्नमेंट क्यों रूल डिसाइड करे. अगर किसी को फंड चाहिए और फंड देना चाहता है तो मार्केट फैक्टर डिसाइड करे. सिमिलरली ईसीबी में इन्होंने जो एक नेटवर्थ का रखा है, उसमें बहुत फ्यू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्वालिफाई करती हैं, उसको लिबरलाइज करना चाहिए. ऐसा माना जा रहा है कि बहुत बड़ा फंड बाहर वेट कर रहा है आने के लिए. अगर ये दो चीजें हो जाती हैं तो डेफिनेटली बहुत चीपर फंड अवेलेबल होगा और इस सेक्टर को जो रिक्वायरमेंट है एक बड़े एम्बिशन को अचीव कर, जैसा मैंने कहा, वो इस दो रूट से ही दूर हो सकता है. इंस्टीट्यूशनल फंड बहुत अच्छा है, मिलना चाहिए, लेकिन उसकी लिमिटेशन है. जी, यहाँ पर जक्षे की भी राय लेते हैं. जक्षे, जैसा यहाँ संजीव जी कह रहे थे कि एफडीआई को अगर देखा जाए पिछले कुछ सालों में तो वो नीचे ही गया है, पूरे देश में फंड्स आ नहीं रहे, लेकिन गुजरात एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसमें पिछले 3 सालों के अंदर एफडीआई का ग्राफ ऊपर गया है. जहां तक रियल एस्टेट की बात है, दूसरे क्षेत्रों में भी गया है, लेकिन रियल एस्टेट में भी गया है. आपको क्या लगता है, एफडीआई और ईसीबी के नॉर्म्स में कुछ राहत हम इस बजट में मिलते हुए देखेंगे? विपिन जी, पिछले कई सालों से रियल एस्टेट सेक्टर और रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक तरफ से इग्नोर ही किया गया है. इसके क्या कारण है मैं इसमें अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन कोई इंसेंटिव जैसे आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में देख रहे हैं या फिर कोई और सेक्टर में देख रहे हैं, अभी देखिए सरकार ने अभी ऑटोमोबाइल में भी थोड़ा राहत दी है. रियल एस्टेट में जो कि नेसेसिटी है, बाकी की जो प्रोग्राम है, बाकी इंडस्ट्री है जो लग्जरी या ऑल सेगमेंट में आती है, अभी तक उसको कोई इंसेंटिव या कोई एनकरेजमेंट नहीं मिला है. अगर एफोर्डेबल हाउसिंग में एफडीआई या फिर ईसीबी अगर एफोर्डेबल हाउसिंग में अच्छी तरह आ सकती है तो मेरे हिसाब से काफी हद तक ये जो 20 मिलियन हाउसेस की जो अछत है इंडिया में, वो काफी हद तक सॉल्व हो सकती है. जी, रेड्डी साहब, यहाँ पर एक और चीज है, रीट्स की हम बात होते हुए देख रहे थे कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए, हालांकि लेकिन अभी सेबी ने इसका जिक्र भी किया है, गाइडलाइंस भी बनाई है, प्रपोज गाइडलाइन. लेकिन आपको क्या लगता है, इस बजट के बाद कुछ बात आगे बढ़ती हुई दिखेगी और कितना फायदा होगा इससे? No, definitely we are welcome the REITs. It's a new instrument. A lot of developers they can encash the their investments through REITs. बट इसमें क्या है, जो टैक्स जो एग्जम्पशन है, वो टैक्स एग्जम्पशन का वो क्लैरिटी नहीं है.
देन पहले जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है वो प्रॉपर्टी के ऊपर जो जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस स्टैंप ड्यूटी है उसको भी एग्जम्पशन देना चाहिए। एंड द मिनिमम जो कैपिटल जो बता रहा है वो ज्यादा है उसको भी कम करे तो मेनी प्लेयर्स विल कम एंड स्टार्ट द रीड्स। राइट, चलिए, तो यहां पर फंडिंग को लेकर काफी ऐसे रास्ते हैं जिन्हें अगर खोल दिया जाए, थोड़े बहुत उपाय कर दिए जाएं, इंफ्रा के दर्जे को दे दिया जाए तो बहुत आसानी होगी एक ऐसे क्षेत्र के लिए जो पूरे देश को हाउसिंग देने की कोशिश कर रहा है। तो इसी के साथ यहां पर हम लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब लौट कर आएंगे तो कुछ और मुद्दे, SEZ की बात कर लीजिए, वहां पर भी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन बिल को भी हमें संकेत मिल रहे हैं कि शायद उसमें कुछ सुधार किया जाएगा। तो और वो कौन सी बातें होंगी जो छोटी छोटी हैं, लेकिन अगर उन्हें कर दिया जाए तो हम देखेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है। सारी बातें होंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। अपना बिजनेस 24 घंटा चलाना चाहते हैं? विजिट GoDaddy.com। वेबसाइट बनाओ, बिजनेस बढ़ाओ, धूम मचाओ। नाउ डांस। गो दादा, GoDaddy, इट्स गो टाइम। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड, जहां पर आज हम बात करें कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें हैं आने वाले बजट से। क्या ये बजट एक उम्मीदों का बजट साबित होगा? हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। चलेंगे हम दिल्ली संजीव श्रीवास्तव जी के पास। श्रीवास्तव साहब, SEZ का मुद्दा भी काफी बड़ा मुद्दा है। काफी सारे SEZ आए थे देश में अस्तित्व के अंदर, लेकिन एक के बाद एक अब स्क्रैप हो चले, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो टैक्स सूब्स दिए थे उनको एक झटके में वापस ले लिया। मैट की बात करें, DDT की बात करें, और एक झटका लगा बनाने वालों को। तो आपको लगता है कि हम देखेंगे कि यहां पर वो टैक्स सूब्स वापस आ रहे हैं और एक बार एक नया पुनर्जन्म देने की कोशिश की जाएगी, रिवाइवल की कोशिश की जाएगी SEZ की, जहां तक बात है? देखिए, मेरा मानना है कि SEZ थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है पिछले रिजीम में, और बहुत सारे प्रोजेक्ट जैसा आपने बताया आए और फिर बंद हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि SEZ के ऊपर इस बजट में कोई कॉम्प्रिहेंसिव तो पॉलिसी शायद ना आ पाई, बिकॉज ये बजट से ज़्यादा पॉलिसी के मैटर हैं। डेफिनेटली ट्विकिंग होगी, इंकरेजमेंट होगा, एक पॉजिटिव डायरेक्शन जाएगा। लेकिन पर्सनली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम GST को ठीक तरीके से हैंडल ना कर ले, तब तक एक्चुअली ये कॉमन मार्केट नहीं बनेगा कंट्री, तब तक शायद ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो बजट में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि एक पॉलिसी जरूर आएगी उसमें, या गाइडलाइंस आएगा कि GST का टाइमलाइन है, जो पिछले बार भी डिफर हुआ कि टाइमलाइन आ जाए कि इस टाइम तक GST हम लागू कर पाएंगे। देखिए, उम्मीद करिए कि इस पर जरूर बात आएगी। लेकिन इससे रिलेटेड जो रियल एस्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है वो है कि जो क्लस्टर हैं, जैसा कि 100 सिटीज़ का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला, वो एक्चुअली एक रियल एस्टेट का SEZ जैसा रूप है, क्योंकि उनको सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी और ये बहुत एम्बिशियस काम है अगेन। और आइडेंटिफिकेशन, जैसा आपने सेकंड टॉपिक का लैंड, तो अगर हम इसको ट्विक करें रियल एस्टेट के लिए और इस पॉलिसी को थोड़ा स्टेबलाइज किया जाए और गाइडलाइंस क्लियर हो, कंफ्यूजन ना हो, तो आई थिंक ऐसे क्लस्टर अप्रोच के हाउसिंग के प्रोजेक्ट बहुत सारे आएंगे। मे नॉट बी लार्ज बट सफिशिएंट इनफ, जहां पे जॉब क्रिएट भी होगा, एम्प्लॉयमेंट भी आ जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्राइवेट डेवलपर ला पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत होलसम अप्रोच यहाँ पर होगी। रेड्डी साहब, एक और बड़ा मुद्दा है जिस पर उम्मीद है कि कुछ आवाजें सुनने को मिलेगी, वो है रियल एस्टेट रेगुलेटर का, क्योंकि ना सिर्फ इससे एक ये होगा कि जिस रेगुलेशन की हम बात करते हैं वो आएगा, लेकिन शायद एक फॉरेन इन्वेस्टर्स के एक मैसेज जाता है कि इंडस्ट्री थोड़ी रेगुलेट हो रही है। आपको लगता है इस पर कुछ क्लैरिटी आने की उम्मीद है इस बजट में? नो, रियल एस्टेट रेगुलेटर का ये बजट का नहीं है वो इश्यू। I think that is pending with the now housing ministry. We have welcomed the regulatory authority, but with certain amendments. जो regulatory जो already जो draft policy act है, उसमें if it is implemented as it is, the cost of the end flat will go up by another 30%. इसके लिए हम तो क्रेडाई तरफ से हम लोग कुछ सजेशन दिए, जो the other जो stakeholders है, the corporation है, the water board है, electricity board है, जो भी फायर सर्विसेज है, इन लोग सब लोगों को इधर उनको भी रेस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए बिल में,
then only we can get all the permission within the time. And if we have any grievance, developer has any grievance, he can also go to the regulator, so that regulator can call the all these agencies and they can make responsible. So ये पूरा आना चाहिए. Not only these people, even the housing financial institutions, banks भी आना चाहिए इसमें. Even all the agencies which gives NOCs, they are also troubling, because of the delay the cost is going up. Right. So ultimately the developer is in a sandwich. So we definitely, after the budget, I think Government of India will take up the regulatory authority in real estate, and definitely we are welcoming that, but with all amendments, and by implementing this comprehensive regulatory authority, the cost of the end product should come down to 20 to 30%. उसका हमारे पास we have already given a lot of suggestion to government. Most probably they will implement that. राइट. जक्षय से यहाँ बात कर लेते हैं, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी की बात काफी चलती है कि अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी के कारण प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट करते हैं. तो एक समान स्टैम्प ड्यूटी अगर पूरे देश में लाने की कोशिश की जाए, आपको लगता है इससे फायदा होगा? और इसके बारे में कुछ हम सुन पाएं. विपिन जी, 2-3 चीजें मैं आपको एक बड़े अम्ब्रेला की तौर पर या एक बड़े परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताना चाहूंगा. रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सबसे जरूरी चीज है नेशनल लेवल पे डेटा. जो डेटा इंफॉर्मेशन है, एपेटाइट और उसमें क्या है, कितना इन्वेंटरी है, उसके लिए अगर एक अलग से रिसोर्सेज और अगर अलग से एक निगम किया जाए उसका, तो मेरे हिसाब से नेशनल सर्वे एजेंसीज होनी चाहिए सरकार की तरफ से, नंबर 1. नंबर 2, जितनी स्टैम्प ड्यूटी कम होगी उतना हाउसिंग में उसका कॉस्ट कम आएगी, टाइटल और लीगल कॉम्प्लिकेशन कम होगा, और डायरेक्टली इफेक्ट होगा वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है सेल का, वो काफी हद तक सुधर जाएगा. तीसरी चीज है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस नहीं मिलेगा, तब तक ये सारी चीजें जो है, आप जितनी भी बजट में जितने भी सुधार लाएंगे, ये इंडस्ट्री को अभी हाई टाइम और नीड ऑफ द आवर है कि इसको इंडस्ट्री का स्टेटस मिलना चाहिए. चलिए, तो एक मोटी बात जो आपने फिर एक बार उठा दी कि इंडस्ट्री का स्टेटस मिलेगा, हाई टाइम है, तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर ऐसे ही मिल जाएगा, बहुत सारी समस्याएं यूं ही यहां पर दूर हो जाएगी, क्योंकि उससे फंडिंग का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सुलझेगा और कई दूसरी रियायतें मिलने लग जाएंगी जो इस समय रियल एस्टेट सेक्टर को नहीं मिलती है. तो उम्मीद करेंगे कि इस बार, जिसे हम उम्मीदों का बजट कह रहे हैं, रियल एस्टेट की उम्मीदों को भी पूरा करेगा और हम रियल एस्टेट सेक्टर में एक फिर से नई जान आते हुए देखेंगे. और जो सबसे बड़ा सपना जिसका सरकार भी देख रही है और इंडस्ट्री भी उम्मीद करती है कि सबके लिए घर हो 2022 तक, शायद उस पर हम कुछ कदम आगे बढ़ेंगे. आप हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया. धन्यवाद. इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबेल. वायर नहीं, भारत की नौबत.